हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। आज हम अपने मुस्लिम लॉ के लेक्चर की सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मुस्लिम लॉ का एक ऐसा टॉपिक है जो आप अक्सर कहीं भी पढ़ने जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा। ये इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस चल रहा होता है, शेयरर्स रेसिड्यूरी, कभी सन रेसिड्यूरी है, कभी डॉटर रेसिड्यूरी है। तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी इनहेरिटेंस ऑफ मुस्लिम लॉ में देखने को मिलते हैं, और कई बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में भी ये जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर वर्ड्स में नहीं दिया हुआ है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको आज एक इजी लेक्चर में ब्रेक डाउन करके पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाए। आप लोग बस एक बार इस लेक्चर को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, इसके बाद आपको मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहले मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझने के लिए जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसकी रूट्स कहाँ पे हैं। कि ये जो स्टार्ट हुआ था, ये जो हम लोग इस समय मुस्लिम लॉ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, इसकी स्टार्टिंग हुई थी अरब कस्टमरी लॉ से। और अरब के अंदर अगर हम लोग उस टाइम पे देखें तो कैसी सोसाइटी होती थी, वो सोसाइटी ट्रेडर्स की सोसाइटी थी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। तो अरब्स का जो इनहेरिटेंस का लॉ था वो भी प्योरली डोमिनेटेड था मेल्स को लेके। इसके अंतर्गत कॉग्नेट्स को लेके, मतलब कि जो फीमेल्स हैं उनके जो लीनियर डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो वंशज हैं, जो उनकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको लेके कोई भी इनहेरिटेंस नहीं था, कोई भी शेयरर नहीं था। प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा फीमेल को या उसके पक्ष के किसी भी इंसान को नहीं दिया जाता था। केवल मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, तो जो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता था वो मेल्स को दिया जाता था। इवन इस अरब कस्टमरी लॉ को इवॉल्व किया किसने? प्रॉफिट साहब ने इसको इवॉल्व किया, और उन्हीं के द्वारा फाइनली जो अब हम लोग कस्टमरी लॉ पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस का मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके अंदर अब फीमेल्स को भी शेयर दिया जाता है, इक्वली शेयर दिया जाता है। इवन हस्बैंड एंड वाइफ को अब इक्वल शेयर दिया जाता है। किसी किसी केस में डॉटर्स को हाफ प्रॉपर्टी भी मिलती है। वहीं जब इस लॉ की रूट्स देखी जाती हैं तो उसमें फीमेल्स को लेके प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। अरब लॉ सोसाइटी, अरब सोसाइटी वैसे भी मेल डोमिनेंट थी। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और था, इसमें नियर एग्नेट्स जो थे, मतलब नियर जो रिलेटिव्स होते थे, वो जो दूर के रिश्तेदार होते थे उनको हटा देते थे। कैसे? जैसे आप ये समझिए कि एग्नेटिक प्रेफरेंस थी, फीमेल कॉग्नेट्स एक्सक्लूडेड थे, नियर एग्नेट्स जो थे वो एक्सक्लूड कर देते थे डिस्टेंट एग्नेट्स को। जैसे अगर डिसेंडेंट सबसे पहले रखे जाएंगे, फिर असेंडेंट, फिर कोलेट्रल। अब डिसेंडेंट्स कौन होंगे? डिसेंडेंट्स होते हैं जो जितना यंगर होगा। जैसे सपोज डिसेंडेंट है कोई सन, असेंडेंट कौन है? फादर। फादर असेंडेंट है, और कोलेट्रल कौन है? ये समझिए फादर्स ब्रदर। तो फादर का ब्रदर जो हो गए वो कोलेट्रल हो गए, दूर के रिश्तेदार होते चले गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा? असेंड जो डिसेंडेंट्स होंगे वो रिप्लेस कर देंगे असेंडेंट को। मतलब सन ने रिप्लेस कर दिया असेंडेंट को, और अगर यहीं पे होता कि यहाँ पे फादर होता, यहाँ पे ग्रैंड फादर होता, तब क्या होता? तब जो ग्रैंड फादर होते वो रिप्लेस हो जाते फादर से। मतलब ग्रैंड फादर को कुछ नहीं मिलता अगर फादर जिंदा है तो। इस तरीके से इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि डिसेंडेंट जो है वो रिप्लेस कर देते हैं असेंडेंट को, दूर के रिश्तेदार हटा दिए जाते हैं। इवन वो क्लोज रिलेटिव ही क्यों ना हो, और फादर और ग्रैंडफादर आपस में क्लोज रिलेशन ही है, बट फिर भी जो ज़्यादा नियर का है प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट अरब कस्टमरी लॉ में देखा जाता था। इसके अलावा इक्वल शेयरिंग होती थी अमंग सेम डिग्री ऑफ मेल एयर्स। जो सेम लाइनेज के हैं, मतलब फादर और मतलब सारे ब्रदर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको सबको इक्वल प्रॉपर्टी मिलती थी। इसको क्या बोलते हैं? इसको पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब जैसे अगर समझिए कोई ए है, इसके आ, तीन हम अगर सपोज करें, सी, बी और ए। ए तो ऑलरेडी है, इसको कर लेते हैं डी। तो सी, बी और डी तीन संतानें हैं किसकी? ए की। अब अगर ए मरता है तो इन तीनों के अंतर्गत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होगा।
इनके पास इक्वल शेयर जाएगा। ये होता है पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर स्ट्राइप्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है, जैसे ये फिर डी की जो संतानें हैं, जैसे ई है, एफ है, अगर इनमें से कोई मरता तो ये ब्रांच के हिसाब से जाता है। अब जैसे डी मर गया तो ई एफ को उतना हिस्सा मिलेगा जितना डी के हिस्से में आया था। तो ये होता है पर स्ट्राइप्स। अब जैसे बी की भी कोई संतान है तो बी की जो संतानें हैं उनके पास भी कौन सा हिस्सा जाएगा, जैसे यहाँ पे जी और एच है तो इनके पास एच और जी के पास हिस्सा जाएगा जो बी के पास था। पर स्ट्राइप बोलते हैं इसको। पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक लाइन में सिंगल में जितने भी लोग हैं उनके पास इक्वल शेयर जाता है, ये होता है पर कैपिटा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है कहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता था हमारे अरब लॉ में। अरब लॉ के अंदर इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब इसके अलावा हम देखते हैं तो पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन अब आजकल जो हमारा मुस्लिम लॉ है उसके अंतर्गत किस में दिया गया है, ये सुन्नी लॉ के अंतर्गत दिया गया। और पर स्ट्राइप डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिया गया है, ये हमारे शियाज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी पर स्ट्राइप्स के अकॉर्डिंग होती है। आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे इसको डिटेल से और कैसे कैसे वर्क करता है। फिलहाल चेंजेस जो इस्लामिक लॉ लेके आया है, जो प्रॉफिट साहब ने, मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें सारे चेंजेस किए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। इनको फीमेल्स को और स्पाउस को, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, स्पाउस हो गए, फीमेल्स हो गई, डॉटर हो गई, इन सबको इनहेरिटेंस का राइट दिया गया था मोहम्मद साहब के द्वारा। फिक्स्ड शेयर इंट्रोड्यूस किए गए थे कि इतना इतना शेयर सबका होगा। अगर किसी केस में कोई और पर्सन अलाइव नहीं है, केवल इकलौती एक लड़की है, तो उसको हाफ ऑफ प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर सन और बेटी है तो सन को यहाँ पे बेटी से डबल प्रॉपर्टी मिलेगी, 2:1 का रेशियो होगा। अब कहने को तो लोग ये कह सकते हैं कि 2:1 का रेशियो है कि मतलब मेल डोमिनेंसी है। अब अरब लॉ से चलता हुआ तो आया है, मेल डोमिनेंसी तो हमको इस्लामिक लॉ में देखने को मिलेगी। बट इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इसमें फीमेल्स को शेयर दिया गया। आज से इतने सालों पहले मोहम्मद साहब ने ये चीज़ करी। तो ये चीज़ है कि जहाँ वुमेन को कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ उसको 2:1 के रेशियो में प्रॉपर्टी मिल रही है। और इवन कई केसेस में ये है कि उसको हाफ प्रॉपर्टी मिल रही है। तो ये सारे चेंजेस थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आप लोगों को बताया रेशियो, अगर मेल फीमेल दोनों है, सन डॉटर है, तो 2:1 के रेशियो से प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। इसमें जो जिन लोगों को पहले प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, जैसे मैंने बताया जितने भी फीमेल्स हैं, मदर को, सिस्टर को, इन सबको प्रॉपर्टी, ग्रैंडफादर को, इन सबको प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। और मोहम्मद साहब ने जो चेंजेस करके जिन इन लोगों को प्रॉपर्टी दिलवाई है, तो इन्हीं लोगों को कहा जाता है शेयरर। शेयरर कौन होंगे, शेयरर वो लोग होते हैं जो अरब लॉ के अंतर्गत जिनको प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, और बट अब उनको इस न्यू पर्सनल लॉ के अंतर्गत प्रॉपर्टी दी जा रही है, इसीलिए इनको बोला गया है शेयरर। ये कितने प्रकार के होते हैं, 12 टाइप के होते हैं। 8 इसमें फीमेल हैं, 4 मेल हैं। उसके अलावा जो बचे हुए हैं जिनको अरब लॉ के अंदर प्रॉपर्टी मिलती ही मिलती थी, उनको कहा गया है रेसिडुअरी। एक तीसरी क्लास भी है डिस्टेंट किंडर, जो हमारे कॉग्नेट्स होते हैं, उनको डिस्टेंट किंडर कहा जाता है। इंक्लूजन ऑफ न्यू क्लास ऑफ एयर, न्यू क्लास ऑफ एयर कौन सी हो गई, ये शेयरर्स की। इसके बाद जैसे कि हम लोगों ने बात किया, शेयरर कौन से होंगे, इनका एक फिक्स शेयर दिया हुआ है कि हाफ होगा। अगर वाइफ होगी, उसके कोई चाइल्ड नहीं होंगे डिसीज्ड के, तो फिर 1/4 होगा। इस तरीके से इनके फिक्स शेयर दिए गए हुए हैं। रेसिड्यूरीज कौन से हैं, शेयरर को देने के बाद वो लोग जो अरब लॉ के अंतर्गत शेयर पाते ही पाते थे उनको रेसिड्यूरीज कहेंगे। जितने भी जैसे मेल असेंडेंट हो गए, सन हो गया, फादर हो गए, फादर नहीं है तो ग्रैंड फादर हो गए, तो ये लोग जो हैं वो रेसिड्यूरीज का हिस्सा हैं। डिस्टेंट किंडर कौन से हैं, जो हमने अभी बात करी कि जितने भी हमारे कॉग्नेट्स हो गए, दूर के रिश्तेदार हो गए, ये सब हो गए हमारे डिस्टेंट किंडर। ये 3 प्रकार से एयर्स डिवाइडेड हैं मुस्लिम लॉ के अंतर्गत इनहेरिटेंस में। यही हम लोग आजकल पढ़ते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एयर्स, जो शेयरर्स होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड होते हैं। प्राइमरी में कौन से हैं, 5 तरीके के हैं जिनको शेयर मिलता ही मिलता है। फॉर एग्जांपल, फादर को प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा ही मिलेगा, मदर को मिलेगा, डॉटर को मिलेगा ही। तो जिनको शेयर मिलना ही मिलना है वो होते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी
जिन जो बचा हुआ है शेयर, अगर शेयरर से कुछ शेयर बच गया है तब जिनको मिलेगा वो होंगे सेकेंडरी। इनहेरिट इफ रेसिड्यू रिमेन्स, अगर कुछ भी रेसिड्यू बच गया है जो प्राइमरी के पास पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं हुआ, उनको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी एयर्स। ये किसके अंदर क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं? शेयरर के अंतर्गत ये क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर सेक्शन, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो सक्सेशन में, पहले तो हम लोग यही पढ़ ही रहे हैं इनहेरिटेंस का, अब सक्सेशन के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी आती है, कौन सी प्रॉपर्टी देंगे, पहले ये भी तो जानना जरूरी है। अगर यही नहीं पता होगा प्रॉपर्टी देनी कौन सी है तो इनहेरिटेंस लॉ पढ़ के करेंगे क्या? तो सबसे पहले तो ये होगा कि जितना भी फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, डेब्ट्स हैं, वो पहले पे करी जाएंगी। पूरी प्रॉपर्टी में से पहले फ्यूनरल एक्सपेंसेस दे दिया जाएगा, जो भी उस इंसान के डेब्ट्स हैं जिससे भी उसने कर्जा लिया हुआ है वो सारा पे किया जाएगा। अब मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम तो होता नहीं है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होता है, जैसे हिंदू लॉ में हम लोग पढ़ते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, सेल्फ एक्वायर्ड होगी। इसमें फाइनली ये देखा जाता है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, जिस टाइम पे वो इंसान की डेथ हुई है उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड हो चाहे वो एंसेस्ट्रल हो, वो कुल मिला के कलेक्टिवली उसकी प्रॉपर्टी होगी, डिफ्रेंसिएशन नहीं है। अब बर्थ से राइट, ये तो यहाँ पे जनरेट नहीं होता। बर्थ राइट क्यों नहीं जनरेट होता है? क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी प्रीवियस लेक्चर्स में गिफ्ट का, तो हिबा के अंदर क्या होता है, गिफ्ट को ही हिबा कहते हैं। तो अगर हिबा में अगर कोई इंसान चाहे तो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दान में दे सकता है। अब जब उसने पूरी प्रॉपर्टी अपनी दान में दे दी तो आपको बर्थ राइट कैसे मिल सकता है? अगर आप लीगल हेयर हैं और आपके फादर ने पूरी प्रॉपर्टी दान में दे दी तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप क्लेम ही नहीं कर सकते जब वो प्रॉपर्टी आपके पास ही नहीं रही। बट हिंदू लॉ में ऐसा नहीं होता है, को पार्सनरीज जैसी बर्थ होती है उनकी, उनका प्रॉपर्टी में कुछ राइट आ जाता है। अगर यहाँ पे हिंदू लॉज में अगर कोई गिफ्ट देना चाहता है तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो दान दी जाती है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग शिया और सुन्नी दोनों के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। सुन्नी लॉ के अंतर्गत कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर सपोज एग्जाम्पल बी सन डज नॉट इनहेरिट इफ बी डाइज बिफोर ए, सपोज ए है, ए के दो बेटे हैं, बी और सी, और बी का एक बेटा है एक्स। अब होता ये है कि पहले हमारा ये जो बी है इसकी डेथ हो गई, बी मर गया, उसके बाद सी जो है वो सॉरी उसके बाद ए जो है वो मर गया, कुछ ज़्यादा ही लंबा मर गया। हाँ, तो ए जो है इसकी डेथ हो गई, पहले बी मरा है फिर ए मरा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर्टी तो एक्स और सी दोनों के पास जानी चाहिए थी ना, बट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का लॉ नहीं है। अब एक्स जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ जो सारी प्रॉपर्टी जाएगी वो अब सी के पास जाएगी। किसको कुछ नहीं मिलेगा? एक्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो सुन्नी लॉ के अंतर्गत ये लॉ है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं फॉलो किया जाता है। बट अगर यहीं पे शिया लॉ होता तो यहाँ पे एक्स को प्रॉपर्टी मिलती, यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है रिप्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर कैच ये है, जो डिफरेंस अगर आपको समझ एग्जैक्टली समझना है तो वो ये है कि एक की डेथ के टाइम पे देखा जाएगा कौन जिंदा है, कौन जिंदा है, सी जिंदा है, एक्स जिंदा है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि नियर रिलेटिव जो हैं अरब लॉ के अंतर्गत देखा जाता है, वो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। मतलब अगर फादर जिंदा है तो ग्रैंडफादर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अब जो यहाँ पे इसका सबसे ए का नियरेस्ट रिलेटिव चेन होगी वो तो यही वाली होगी ना, बी और सी वाली। अब ग्रैंडफादर वो ग्रैंडफादर है वो एक्स का, लेकिन ये दूर का रिश्ता हो गया, इसीलिए जो क्लोजेस्ट रिलेशन में होगा उस टाइम पे जब ए की डेथ हुई है प्रॉपर्टी उसको जाएगी। ये है सुन्नी लॉ के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन का फंडा। और क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा जा रहा है मतलब एक सीरीज में जाएगी। अब एक सीरीज में जो क्लोज है वो बी और सी हैं, बी की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो जब ए जब मरा, जब उसके सामने वो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रहा तो वो चेन, उसमें कोई शेयर जाएगा नहीं। तो बची कौन सी चेन? सी वाली। तो सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी सी के पास। अब शिया लॉ रिकॉग्नाइज करता है रिप्रेजेंटेशन। शिया लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एक्स है इसको भी प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो एक बार क्लास यहाँ से
बैक कीजिए और फिर से सुनिएगा, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्दर कोई समस्या रहती है तो कमेंट में ड्रॉप कीजिए अपना मैसेज, या फिर टेलीग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं आप, जो हमारा बियॉन्ड बेयर एड्स का ग्रुप है उसके अंतर्गत। अब समझिए मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करता है। ए है, पर कैपिटा पे हम लोग बात कर रहे हैं, सी उसका सन है, बी उसका सन है, सी का सन है एफ और ई, बी का सन है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, सी और बी की डेथ हो गई, ए की भी डेथ हो गई। अब कौन बचा, एफ, ई और जी, ये लोग बचे। इनके पास प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, बहुत ही टेक्निकल है और मैं इसको आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे यही फॉलो होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पर कैपिटा की हम लोग बात कर रहे हैं, ए है, सी, बी, ए के बच्चे हैं सी और बी, सी के बच्चे हैं एफ और ई, बी के हैं जी। अब अगर ये सब लोग मर गए, प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होना है। प्रॉपर्टी कैसे कैसे जाएगी, एफ, ई और जी में इक्वल डिवाइड होगा शेयर। क्या होगा, 1/3 की प्रॉपर्टी जो है वो सबको इक्वली डिवाइड होगी। लेकिन शिया में ऐसा नहीं होगा, शिया में अलग तरीके से जो होगा वो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। अब ए है, बी और सी हैं, ये लोग मरते हैं, पहले प्रॉपर्टी जाएगी सी के पास और बी के पास। अब ये समझिए इसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में सी के पास गया कितना, आधा, 50। बी के पास कितना गया, 50। अब एफ, ई और जी के पास कितने कितने रुपए जाएंगे, यहाँ 50 का जाएगा 25, यहाँ जाएगा 25, और जी के पास कितना जाएगा, पूरा 50। ये जो सिस्टम है पर स्ट्राइप्स का, इसको बोलते हैं पर स्ट्राइप्स, और ये किस में फॉलो किया जाता है, शिया लॉ में। सुन्नी के अंतर्गत पर कैपिटा है, मतलब कि यहाँ 100 रुपए थे, इक्वली डिवाइड हो गए। अब वो जितना भी है, एफ, ई और जी के अंतर्गत 100/3 कर दीजिए, इक्वली जितना रेशियो आएगा वो निकल के तीनों में डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या था, इनको जितना मिलेगा उसके हिसाब से वो डिवीजन होगा। अब किस किस केसेस में इनहेरिटेंस से एक्सक्लूजन कर दिया जाता है, एपोस्टेसी, मतलब कि अगर किसी ने अपना धर्म जो है वो चेंज कर लिया। ये पहले होता था, लेकिन 1850 के अंतर्गत इंडिया में कानून अंग्रेज लेके आए थे, जिसको कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट या फिर कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये हुआ था कि ये अप्लाई देखिए दोनों पे होता था, हिंदू और मुस्लिम दोनों पे अप्लाई होता था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो भी उसको प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा, वो राइट उससे छीना नहीं जाएगा। तो पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग मुस्लिम लॉ के अंतर्गत एपोस्टेसी मतलब अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया के अंतर्गत जो कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट है उसकी वजह से उसको वो शेयर मिलेगा, वो अपना शेयर ले और अपना धर्म परिवर्तन करके अलग हो जाए। होमिसाइड, होमिसाइड का कॉन्सेप्ट ये है कि सुन्नी के अंतर्गत और शिया के अंतर्गत अलग अलग है। अगर जिससे प्रॉपर्टी मिलने वाली है किसी पर्सन, उस पर्सन ने उसको चाहे एक्सीडेंटली या इंटेंशनली अगर मार दिया तो उसको इनहेरिटेंस का राइट नहीं मिलेगा। सपोज बी से प्रॉपर्टी मिलने वाली थी किसको, ए को, लेकिन ए ने क्या किया, एक्सीडेंटली ही या फिर इंटेंशनली बी को मार दिया। अब ए के पास इनहेरिटेंस का राइट नहीं है, ए को वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, शिया में अगर इंटेंशनली मारा है तब तो आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा, बट अगर एक्सीडेंटली मर गया है कोई आपके यहाँ तो फिर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस आपके लिए वैलिड होगा। अगर इलेजिटिमेसी है, सुन्नी कैन इनहेरिट फ्रॉम मदर, अगर सुन्नी लॉ के अंतर्गत देखें तो इनहेरिट किया जा सकता है, बट शिया के अंतर्गत स्ट्रिक्ट रूल है, इलेजिटिमेसी है तो ना फादर की प्रॉपर्टी ना मदर की प्रॉपर्टी, दोनों में से किसी की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करी जा सकती। एक्सेप्शंस, अगर कोई फिजिकल डिफेक्ट है, अनचेसिटी है, मेंटल इलनेस है,
तो भी उनको इनहेरिटेंस से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, इनहेरिटेंस में शामिल होंगे, इनको इनका शेयर दिया जाएगा, चाहे फिजिकल डिफेक्ट हो, चाहे अनचेस्टिटी हो, चाहे मेंटल इलनेस हो। अनचेस्ट मतलब अगर उसकी वाइफ है वो अनचेस्ट है, तब भी अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ को इक्वल शेयर मिलेगा। इन सारी कंडीशंस के ऊपर एक्सेप्शंस हैं, इनहेरिटेंस से निकाला नहीं जाएगा। अनबॉर्न और स्टेप चिल्ड्रन की क्या रिलेशन है अगर इसमें देखा जाए? अनबॉर्न अगर इनहेरिट करता है जैसे ही वो बॉर्न हो जाता है, अगर जब उसको इनहेरिटेंस दिया गया, जिस टाइम से उसको प्रॉपर्टी मिलती है उसके 6 महीने के अंतर्गत अगर वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। ऑन द अदर हैंड स्टेप चिल्ड्रन स्टेप पेरेंट्स वाला कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ के अंतर्गत नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे जो है स्टेप चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते हैं। अब डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने जो एरर्स का स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, शेयरर्स को हम लोग बोलते हैं असाब उल फराइज। ये कितने टाइप के होते हैं? 12 टाइप के। रेसिड्यूरीज को क्या बोलते हैं? असाबा। डिस्टेंट किंडर को बोलते हैं धाविल अरहम। ये सारे जो हैं उर्दू के नाम हैं, अगर अपने मेंस के आंसर राइटिंग में आप ये लोग लिख के आते हैं ये सारे नाम, तो ऑब्वियसली आप अदर जो लोगों ने आंसर लिखे हैं उनसे थोड़ा स्टैंड आउट करोगे। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, इन सब जगहों पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हरियाणा में तो बहुत फेमस, हरियाणा पंजाब में ये सारे जो हैं आपके PYQs हैं मेंस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अब प्रेफरेंस टू मेल एयर्स, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कहाँ से, अरब से चला आ रहा है, तो मेल की प्रेफरेंस तो होगी ही होगी। यहाँ पे अगर मेल जिंदा है तो उसको डबल शेयर दिया जाएगा। कुरानिक रूल जो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, कुरानिक शेयरर्स मतलब शेयरर्स 2:1 का रूल अप्लाई होता है। मेल एंड फीमेल शेयरर्स का डिवोल्यूशन देखिए। जो शेयरर्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था 4 जो हैं वो मेल होते हैं, और सॉरी 12 नहीं है यहाँ पे, ये है 8। 8 लोग जो होते हैं वो फीमेल में होते हैं। तो मेल में कौन कौन है? फादर, ग्रैंडफादर, हस्बैंड और यूट्रेन ब्रदर। यूट्रेन ब्रदर मतलब वो होता है जिसकी मदर सेम होती है, फादर अलग होता है, उसको बोलते हैं यूट्रेन ब्रदर। 8 तरीके की फीमेल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? वाइफ, डॉटर, मदर, डिसीज्ड सन डॉटर, ग्रैंड मदर, फुल सिस्टर, कंसंग्यूइन सिस्टर, यूट्राइन सिस्टर। फुल सिस्टर मतलब बताना तो आप पूरी तरीके से जो हो। कंसंग्यूइन सिस्टर कौन सी होती है? कंसंग्यूइन सिस्टर वो होती है जिसमें कि फादर सेम हो, मदर डिफरेंट हो। यूट्रीन में मदर सेम हो, फादर डिफरेंट हो। अब इनमें, इन शेयरर्स में से कौन है जिसको हमेशा ही हमेशा शेयर मिलेगा? ये 5 लोग हैं। कौन कौन? वाइफ, हस्बैंड, डॉटर, मदर और फादर। ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा शेयर मिलेगा। इसके बाद के जो लोग हैं, अगर इनसे शेयर बचा तब उनको हम लोग शेयर देंगे, जो कि हम लोगों ने देखा था कि सेकेंडरी शेयर्स हैं कुछ, ये प्राइमरी। तो ये 5 जो हैं ये प्राइमरी हैं। अब स्पेसिफिक शेयर्स देखते हैं हम लोग हस्बैंड के रिस्पेक्ट में। ये कौन है? इसको 100% जिसको शेयर मिलते हैं उनके हम लोग शेयर्स का डिवीजन देख रहे हैं। अगर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो क्या होगा? हाफ प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो हस्बैंड को मिलेगा। अगर कोई चिल्ड्रन अलाइव है तो 1/4 हिस्सा मिलेगा। वाइफ के केस में अगर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो 1/4, और अगर चिल्ड्रन जिंदा हैं तो मिलेगा 1/8 प्रॉपर्टी का हिस्सा। ये आप ये मत सोचिए ये 1/2, 1/4, 1/4, 1/8 क्यों है। ये डायरेक्टली कुरान में जो दिया गया है वही प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको समझना है और रटना है। और वन ये समझिए 1/4 अगर है, अगर मल्टीपल वाइफ्स हैं तो पर वाइफ नहीं है, ईच की बात नहीं हो रही है यहाँ, इक्वल की बात हो रही है, तो ये चारों वाइफ्स में स्प्लिट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड डॉटर का शेयर कितना होगा? अगर एक डॉटर है तो हाफ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो 2/3 का शेयर जो है वो उनमें डिवाइड हो जाएगा। अगर डिसीज्ड का कोई सन है तो वो बन जाएगा रेसिडरी, और 1:2 के रेशियो से फिर ये प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। मतलब कि 2 किसको जाएगा? डबल हम लोगों ने पढ़ा था मेल को, तो मतलब सन को जाएगा प्रॉपर्टी का 2%, और 1% जाएगा किसको? डॉटर को।
2:1 के हिसाब से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। अगर कोई सन जो है वो जिंदा है, डॉटर के शेयर में अगर सिर्फ एक डॉटर है तो 1:2, और अगर दो या दो से ज्यादा बेटियां हैं तो फिर 2:3 का डिवोल्यूशन होगा। सन्स डॉटर शेयर, अगर सन की जो डॉटर है उसका क्या शेयर होगा? अगर एक है तो हाफ, टू या टू से ज्यादा है 2/3। अगर कोई उसकी रियल डॉटर प्रेजेंट है तो फिर इनको शेयर नहीं मिलेगा। रियल मतलब यहाँ पे हम लोग जैसे ग्रैंड डॉटर की बात कर रहे हैं ना, तो अगर उसकी ओरिजिनल कोई बेटी जिंदा है, एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर ग्रैंड डॉटर को शेयर नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब रियल डॉटर ना हो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, केस ए जो हम लोगों ने पढ़ा, डॉटर है एक सन डॉटर है, तो डॉटर को मिल गया हाफ, मिल गया सन्स डॉटर को। केस बी, दो डॉटर वाले केस में दो डॉटर को हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा था, डॉटर के शेयर में 2/3 का रेशियो मिलता है। अब यहाँ पे सन्स डॉटर जो है वो एक्सक्लूड कर जाएगी, क्योंकि अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो पूरा रेशियो जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉपर्टी एक्सीड कर जाएगी, जितनी प्रॉपर्टी बची ही नहीं है। अब केस सी, जहाँ पे केवल ओनली 2 ग्रैंड डॉटर हैं, तो जब 2 ग्रैंड डॉटर केवल होंगी वहां पे 2/3 का रेशियो हो जाएगा, टुगेदर उनको इतना मिलेगा। मतलब कि अगर एक डॉटर और एक सन डॉटर है तो डॉटर को 1/2 का रेशियो मिला, और सन्स डॉटर को मतलब आपकी जो बच्चे की ग्रैंड डॉटर है उसको मिलेगा 1/6। अगर दूसरे कंडीशन में देखा जाए, जब दो डॉटर है आपके पास, जब दो डॉटर होंगी आपकी, तब आपको डॉटर्स को 2/3 का शेयर मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी ग्रैंड डॉटर है, सन्स डॉटर है, उसको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। तीसरे केस में जहाँ पे केवल दो ग्रैंड डॉटर हैं और आपकी कोई डॉटर नहीं है, तब भी 2/3 का शेयर आपकी ग्रैंड डॉटर्स को मिलेगा। तो इस तरीके से डॉटर का जो शेयर, सन्स डॉटर का शेयर डिवॉल्व होगा। अब पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए, फादर के लिए क्या होगा? फादर अगर चिल्ड्रंस हैं तो 1/6 की प्रॉपर्टी मिलेगी। फादर रेसिड्यूरी भी होता है अगर चिल्ड्रन ना हो, मतलब 1/6 तो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी ही मिलेगी, प्लस जितनी प्रॉपर्टी शेयर्स में बांटने के बाद बच रही है वो भी किसको मिलेगी? फादर को मिलेगी। तो फादर को ऑलमोस्ट ऐसे केसेस में हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी मिलती है। मदर 1/6 अगर चिल्ड्रन है, और अगर कोई चिल्ड्रन कोई सिबलिंग नहीं है तो 1/3। 1/3 का तब होगा जब कोई चिल्ड्रन कोई सिबलिंग ना हो, और अगर चिल्ड्रन होंगे तो 1/6 का। उसके खुद के बच्चे, अगर चिल्ड्रन की बात होगी तो दोनों ही केसेस में, या जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों ने चिल्ड्रन डिस्कस किया है वहाँ पे ये चीज़ है कि उनके खुद के चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड सन वो नहीं है, तब तो 1/3 मदर के केस में, और फादर क्या हो जाएगा? रेसिड्यूरी हो जाएगा 1/6 के साथ साथ। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं व्हेन स्पाउस एंड पेरेंट्स। अब स्पाउस भी अलाइव है, पेरेंट भी अलाइव है, तो इसमें एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब जब स्पाउस और पेरेंट दोनों अलाइव होंगे तो किसको शेयर मिलना पक्का पक्का है? पहले तो वाइफ को दिया जाएगा, हस्बैंड और वाइफ का इक्वल, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इस्लामिक लॉ के अंतर्गत इक्वल वैल्यू दी हुई है। तो वाइफ का शेयर हम लोगों ने पढ़ा अभी पीछे कितना होता है? 1/4। तो 1/4 वाइफ को पहले हम लोगों ने दे दिया। अब रिमेनिंग बचा कितना? 3/4। 3/4 में से मदर को 1/3 ऑफ 3/4 किया तो मदर का भी बचा 1/4 शेयर। इसके बाद जितनी प्रॉपर्टी बची 1/6 प्लस रेसिड्यूरी। यहाँ पे अगर इतनी प्रॉपर्टी डिवाइड होने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी बच रही है वो सब की सब चली जाएगी किसको? फादर को। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करके भी निकालेंगे तो यहाँ आधी प्रॉपर्टी जो है वो जा रही है फादर के पास, और बाकी की जो बची हुई आधी प्रॉपर्टी है वो जा रही है वाइफ और मदर दोनों के पास। ग्रैंड मदर्स का शेयर अगर देखें तो यहाँ पे पैटर्नल ग्रैंड मदर ही इंक्लूड होती हैं, मतलब कि दादी इंक्लूड होंगी, नानी इंक्लूड नहीं होती हैं। सेम जैसे कि मदर का डिवीजन होता है, अगर मदर नहीं है और फिर शेयर देना है तो पैटर्नल ग्रैंड मदर को दिया जाएगा। यहाँ पे कितना शेयर दिया जाएगा? 1/6 अगर चिल्ड्रंस हैं या फिर डिसीज्ड का कोई सन है। अब अगर
कोई भी नहीं है, कोई डिसेंडेंट, कोई सिबलिंग नहीं है, तो 1/3 का शेयर मिलेगा किसको? पेरेंटल ग्रैंडमदर को। अब आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार ब्रीफ में आप ये पूरे प्रॉपर्टी का डिवीजन जो पांचों लोगों के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा, मेन प्राइमरी एयर्स में किस किस को प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। अब रेसिड्यूरीज के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा कि जो शेयर से प्रॉपर्टी बच जाएगी फिर वो रेसिड्यूरीज में जाएगी। अगर कोई सन अलाइव है तो 2:1 हो जाएगा। कंपलसरी प्रॉपर्टी किसको हो जाएगी? सन को हो जाएगी। इस केस में डॉटर और सन अलाइव थे तो पहले दिया जाएगी प्रॉपर्टी किसको? सन को दी जाएगी। जब वो डबल प्रॉपर्टी हो गई फिर जो रेसिड्यू बचा वो जाएगा किसके पास? डॉटर के पास। तो यहाँ पे डॉटर कहलाई जाएगी क्या? रेसिड्यूरी। हम लोगों ने पूरा अरब लॉ से लेके करंट लॉ के सिनेरियो में इनहेरिटेंस समझ लिया है। आप लोगों को लेक्चर एक बार देखिए, फिर रिवाइंड करके एक बार फिर देखिए। कोई डाउट अगर फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, नहीं तो टेलीग्राम के चैनल पे हमको मैसेज कीजिए। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब मिलते हैं।